डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न उपागम। जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न उपागम का तात्पर्य है ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागम। उपागम मतलब तौर तरीके, अप्रोसेस, है ना, किस अप्रोच पे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं, है ना। ध्यान रखेंगे, मूलतः मतलब लोकप्रिय रूप से, पॉपुलरली, कुल 5 ऐसे अप्रोचेज हैं जिनके आधार पे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें एक है आपका आदर्शवाद, रियलिज्म। उससे भी थोड़ा पहले आ जाओ तो यथार्थवाद कह लो, यथार्थवाद, यथार्थवाद रियलिज्म हुआ, आदर्शवाद तो आइडियलिज्म हुआ। यस, तो यथार्थवाद सबसे पहले, यानी रियलिज्म, वास्तविकता जहां दिखे, आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु मार्क्सवाद के बारे में भी पढ़ते हैं, मार्क्सिज्म। फिर प्रकार्यवाद के बारे में पढ़ते हैं, जिसको फंक्शनलिज्म कहते हैं। और लास्ट में आप कह सकते हैं सिस्टम अप्रोच, यानी प्रणाली सिद्धांत, प्रणाली सिद्धांत। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न उपागम अथवा विभिन्न सिद्धांत। तो यहां से हम लोग एक तरह से कह सकते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर गए। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। चलो, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मूल रूप से मैं यहां आपके साथ 5 थ्योरी को साझा करूंगा, 5 थ्योरीज टू स्टडी international politics. Okay, so under this facet we will be studying about 5 different theories of international politics, or 5 different approaches which are followed to study the international politics. The first and foremost theory is, realism, that is यथार्थवाद। तो पहली थ्योरी क्या है? रियलिज्म है, यथार्थवाद। दूसरी थ्योरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने वाली, वो है आइडियलिज्म, दैट इज आदर्शवाद, तीसरी है मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। चौथी है फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। और पांचवी है सिस्टम अप्रोच, प्रणाली सिद्धांत। प्रणाली सिद्धांत means there are popularly 5 different way outs to study the international politics, 5 different approaches to study the international politics, 5 different approaches or 5 different way outs. By means of that one can go through the study of international politics, and they are basically realism, idealism, Marxism, functionalism, and finally system approach. इन देवनागरी यू कैन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के 5 प्रमुख उपागम हैं, 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, 5 प्रमुख एक तरह से तौर तरीके हैं, जिसमें एक को हम बोलेंगे यथार्थवाद, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियलिज्म की, यथार्थवाद की। यथार्थवाद क्या है?
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागों में आप कह सकते हैं, विभिन्न अप्रोचेस में ये सबसे महत्वपूर्ण अप्रोच है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है यथार्थवाद। यथार्थवाद का अगर सामान्य अर्थ आप देखें तो आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो वास्तविकता है, यानी वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिन पैमानों पर चलती है, जिन कारकों द्वारा संचालित होती है, उसको ये सिद्धांत बयां करता है ना। थ्यूसिडाइडिन एक चिंतक हुआ करता था जिसकी रचनाओं में यथार्थवाद को लेकर रोशनी डाली गई थी। हालांकि अगर हम राजनीतिक चिंतकों की बात करें जो मूल रूप से यथार्थवाद को लेकर अपना विचार प्रकट करते हैं, उनमें आप कह सकते हैं हॉब्स है, मैकियावेली है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में यथार्थवाद को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के संदर्भ में अगर सबसे ज़्यादा मुखर रूप से किसी ने अपना मंतव्य रखा है तो वो मार्गेंथाउ है। कौन है? मार्गेंथाउ, है ना, हैंस जे मार्गेंथाउ। तो जब कभी भी यथार्थवाद की बात आएगी तो आप किसका नाम लेंगे? मार्गेंथाउ की, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का जो ये पार्टिकुलर उपागम है, मीन्स द गिवन अप्रोच टू स्टडी द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यू नो, it was primarily, you can say, or mostly supported by a particular thinker named मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ यथार्थवाद पर प्रकाश डालता है। यस, हाँ शुभम, बात तो सही कह रहे हो, थोड़ा सा ये तो है। खैर चलो, सबको साथ लेके चलते हैं, कोई बात नहीं। और टारगेट फिक्स है, मार्च के महीने में अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ख़त्म कर लेते हैं तो सिलेबस बहुत हद तक अपने कमांड में आ जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। देखो यथार्थवाद क्या कहता है। यथार्थवाद के संदर्भ में यथार्थवादी विचारकों पर अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स है ना, मैकियावेली है, मार्गेंथाउ है। मार्गेंथाउ, जिसमें सबसे डोमिनेंट विचारक कौन है? मार्गेंथाउ है ना। मार्गेंथाउ यथार्थवाद को 6 तत्वों के आधार पर परिभाषित करता है ना। बट उससे पहले यथार्थवाद की सामान्य परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम यथार्थवाद के मूल तत्वों की बात करें, मेन एलिमेंट्स की, है ना, द चीफ एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के मूल तत्व, तो ध्यान रखेंगे यथार्थवाद अपनी मूल अवधारणा में व्यक्तियों को एक तरह से कह सकते हैं नकारात्मक स्वरूप में लेता है, निगेटिव कंटेक्स्ट में। या फिर आप यूं कह लीजिए कि जो मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव की नकारात्मकता को आधार बनाकर यथार्थवादी अवधारणा का सृजन किया गया है। समझ रहे हैं? यानी यह जो यथार्थवाद सिद्धांत है, यथार्थवादी सिद्धांत जो रियलिज्म है या रियलिस्टिक थ्योरी टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये किसको आधार बनाती है? ये रॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानव स्वभाव की जो विकृतियां हैं, मानव स्वभाव की विकृतियां, उन्हीं पर यथार्थवादी सिद्धांत चलता है। आपको बताऊं, मानव स्वभाव की जो विकृतियां हैं उनको सामान्य रूप से 2 संदर्भों में दर्शाया जाता है। ये कहा जाता है कि मनुष्य
मनुष्य स्वभावतः यानी बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मनुष्य में दो भाव डोमिनेंट होते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं प्रोमिनेंट होते हैं। एक तो इसके अंदर सेल्फिशनेस होती है, सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता। स्वार्थपरता यानी यथार्थवाद क्या कहता है कि मानव स्वभाव अपनी स्वार्थपरता के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ मानव स्वभाव अपनी वर्चस्वशाली प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है, वर्चस्वशाली प्रवृत्ति। इसी को हम लोग प्रभुत्व कह सकते हैं, प्रभुत्व, जिसको हम लोग डोमिनेंस, समझ रहे हो। यानी मनुष्य के अगर हम बिहेवियरल एस्पेक्ट पे विचार करें, व्यवहारिक संदर्भ पे विचार करें, और व्यवहारिक संदर्भ पे विचार करते हुए उसकी नकारात्मकताओं को ढूंढें, तो मूल रूप से हर मनुष्य में दो नकारात्मकता होती है। एक, वह स्वभाव से ही स्वार्थी होता है, तथा स्वभाव से ही उसमें वर्चस्वशाली प्रवृत्ति होती है। वो चाहता है कि दूसरे पर हम अपना आधिपत्य जमाएं। और मानव स्वभाव के इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर यथार्थवाद का सृजन होता है। समझ रहे हैं? अब जाहिर सी बात है, मार्गेनथाउ कहता है, क्योंकि मार्गेनथाउ ने ही खुल के आप कह सकते हैं यथार्थवाद पर अपना विचार प्रकट किया है। तो मार्गेनथाउ का साफ साफ मानना है कि मानव स्वभाव की जो दो ये नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, सेल्फिशनेस, ये बेसिकली इसका जो एक्सटेंट होता है, इट इज फाउंड इन लिमिटेड एक्सटेंट। इट इज फाउंड इन लिमिटेड एक्सटेंट, यानी मनुष्य के अंदर ये सीमित रूप से पाई जाती है, सीमित रूप से। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अदर इल साइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज डोमिनेंस, dominance is found in an unlimited context, in an unlimited degree। मनुष्य में जो वर्चस्वशाली प्रवृत्ति है, जो प्रभुत्व की प्रवृत्ति है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये क्या है? असीमित है, असीमित है ना, असीमित है। यानी प्रभुत्व की मात्रा असीमित होती है मानव स्वभाव में। और मानव स्वभाव की जो यही परंपरा है असीमित प्रभुत्व स्थापित करने की, वैश्विक राजनीति में यथार्थवाद को बढ़ावा देती है और यथार्थवाद को पहचान भी देती है। अब जाहिर सी बात है, आपके मन में अगर प्रभुत्वशाली प्रवृत्ति है तो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आप क्या करेंगे? आप हिंसा का सहारा लेंगे, वायलेंस का, आप युद्ध का सहारा लेंगे, वार का, एग्रेशन का। तो विश्व राजनीति में जो वार, एग्रेशन, वायलेंस, हिंसा ये सब देखने को मिलती है, इसकी वजह कहीं और से नहीं आती बल्कि मानव स्वभाव से ही आती है। ठीक है, तो हम लोगों ने यथार्थवाद को समझने के लिए सबसे पहले मूल में किसे कंसीडर किया? मानव स्वभाव को। मानव स्वभाव की किस टेंडेंसी को कंसीडर किया? नेगेटिव टेंडेंसी को। और नेगेटिव टेंडेंसी के रूप में किन दो टेंडेंसीज पे हमने रोशनी व्यक्त की या रोशनी डाली? सेल्फिशनेस एंड डोमिनेंस, स्वार्थपरता तथा वर्चस्वशाली प्रवृत्ति। और इसी वर्चस्वशाली प्रवृत्ति का उभार किसमें हो जाता है? युद्ध, हिंसा वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी यथार्थवाद वैश्विक राजनीति में हिंसा का स्वागत करती है, वैश्विक राजनीति में हिंसा को उचित मान के चलती है। क्लियर है ये बात? यस। दूसरी बात, यथार्थवाद यह भी कहता है कि जिसे मान लीजिए राष्ट्र राज्य संकल्पना है, राष्ट्र राज्य संकल्पना के तहत हर देश के अंदर, हर देश के अंदर एक सर्वोच्च सत्ता होती है, सर्वोच्च सत्ता होती है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आपके लिए सर्वोपरि क्या है, तो आप क्या बोलते हैं? मेरे लिए सर्वोपरि मेरा राष्ट्र है, ऐसा बोल सकते हैं। बांग्लादेश का भी व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि मेरे लिए सर्वोपरि मेरा देश है।
अमेरिकन भी, एक सामान्य अमेरिकन भी कहेगा कि मेरे लिए सर्वोपरि सर्वोपरि मेरा मुल्क है। यानी नेशनल लेवल पे हम सर्वोच्च सत्ता तलाश लेते हैं, लेकिन जब बात इंटरनेशनल लेवल की आती है, जब बात इंटरनेशनल लेवल की आती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे हम सर्वोच्च सत्ता नहीं ढूंढ पाते, है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे सर्वोच्च सत्ता का अभाव है। तो देखो, यथार्थवादी अवधारणा कहती है कि देश के अंदर तो कोई कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता होती है, देश के अंदर कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता मौजूद होती है, लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर देश के अंदर एक सर्वोच्च सत्ता होती है, इस सर्वोच्च सत्ता को आप केंद्रीय सत्ता कह सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, केंद्रीय सत्ता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है। मीन्स वी फाइंड नो सेंट्रल अथॉरिटी at international level, and in absence of such central authority, you know, international politics is always known by anarchism, है ना। हाँ हाँ चंचल, ऑफलाइन क्लासेस खुल गई, है ना। ओल्ड राजेंद्र नगर में क्लासेस खुल गई, मुखर्जी नगर में अभी नहीं खुली है, क्योंकि मुखर्जी नगर की सारी कोचिंग वाले भीम योजना पे आधारित हैं। तो जब तक अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट उन्हें फंड एलोकेट नहीं करेगी, तब तक इनके खुलने नहीं खुलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे तो इनके पास जाने से रहे, है ना। तो कोविड क्राइसिस ने बहुत कुछ बदलाव छोड़ दिया। जो पहले बेवकूफ़ बनाने की प्रवृत्ति चलती थी, खास करके हिंदी मीडियम कोचिंग इंडस्ट्री में, अब वैसे लोगों को सबक मिल रही है। चलो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, इसलिए यथार्थवाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अराजकता व्याप्त रहती है। तो यथार्थवाद का यही मानना है कि ग्लोबल डोमेन में अराजकता रहेगी। दूसरी बात, यथार्थवाद के मूल में जो तीसरी बात है वो ये है कि चूंकि हर देश अपने हितों को, अपने इंटरेस्ट को साधना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है, और देशों का इंटरेस्ट वहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। किसी भी देश के अगर आप इंटरेस्ट की बात करें, अगर हित की बात करें, तो हितों का निर्धारण किस आधार पे होता है? सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पे होता है। सामाजिक परिस्थितियों का जब आप निर्धारण करेंगे तो मानव स्वभाव को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मानव स्वभाव के मूल में क्या है? स्वार्थ है प्लस वर्चस्व है। तो चूंकि वर्चस्व का रोल ज़्यादा है, लिहाजा हर देश अपने हितों को साधने के लिए, है ना, कोशिश करता है कि हम वर्चस्वशाली बने रहे, अधिक से अधिक शक्तियां अर्जित करें। तो यथार्थवाद के केंद्र में भिन्न भिन्न देशों के द्वारा शक्ति हासिल करने की जो प्रवृत्ति है, इसको भी हम लेकर चलते हैं। एक तरह से शक्ति हासिल करने की प्रवृत्ति, द टेंडेंसी टू अक्वायर पावर, is visible in realism, realistic theory to study the international politics, है ना।
एक और बात यथार्थवाद में आप देखेंगे, देखो विश्व व्यवस्था को चलाने के लिए तमाम तरह की वैश्विक संस्थाएं होती हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना। किसी देश को चलाने के लिए देश की सरकार होगी, एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जिसके पास आ, एक तरह से कह सकते हैं जो सबसे पावरफुल होगी, जिसके पास मेन अथॉरिटी होगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। यथार्थवाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका कम होनी चाहिए और देशों को, है ना, देशों को एक तरह से कह सकते हैं जो नेशनल पावर सेंटर्स हैं, जैसे सरकार कह लीजिए, तो देश को अपनी सरकारों के सोच सूझबूझ इत्यादि के आधार पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्वरूप निर्धारित करना चाहिए। यानी हर देश के अंदर जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे प्रीफरेंस दिया जाना चाहिए। यानी यथार्थवाद ये नहीं चाहता कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका बढ़े। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हर देश अपनी सेंट्रल अथॉरिटी के माध्यम से अपने हितों को व्यापक बनाए और हितों को व्यापकता प्रदान करने के बाद उन हितों को अपने तरीके से साधने का प्रयास करे। तो देख रहे हैं, जब आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नहीं सुनेंगे और अपने हितों को अपने अनुसार निर्धारित करेंगे और फिर उन्हें साधने का प्रयास करेंगे, तो वैसे में विश्व जगत में, विश्व व्यवस्था में हिंसा का प्रादुर्भाव होना ही होना है। समझ रहे हैं मेरी बात? हिंसा का प्रादुर्भाव होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मूलतः यथार्थवाद की कुछ पहचान है। यथार्थवाद ये भी कहता है कि हर देश का जो अपना नेशनल इंटरेस्ट है, जो उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की बुनियाद पे बनता है, उन नेशनल इंटरेस्ट को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, देशों को छूट देनी चाहिए कि वे अपने राष्ट्रीय हितों को साध सकें, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रियलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी को कंसीडर नहीं करता। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता को यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता। ये खासियत है रियलिस्टिक थ्योरी टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। यहाँ पर नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप विचार करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम स्वाधीन हुए और स्वाधीन होने के बाद अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति का, कि हम किन मानकों के आधार पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन करेंगे, उसके लिए जब हम सिद्धांतों का सृजन कर रहे थे, तो हम बेसिकली आइडियलिस्टिक थे, आदर्शवाद को अधिक तरजीह देते थे कि न तो हम अपने मामले में किसी को हस्तक्षेप करने देंगे, ना हम किसी के मामले में हस्तक्षेप करेंगे। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप करता है तो हम खुले मंच से उसका विरोध करेंगे। ये सब आदर्शवाद है। अगर आप ऐसा करेंगे तो विश्व व्यवस्था में आप गुटबाजी कर ही नहीं पाएंगे, है ना। आप अपनी एक टोली या अपनी एक कोटी बना नहीं पाएंगे। वैसे में आप अपने हितों को ठीक तरीके से नहीं साध सकते। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हमारा आदर्शवाद रहा, इसी आदर्शवाद का नतीजा है कि आप देखेंगे कि आज यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चाइना बना हुआ है, अस्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर, और हम बाहर हैं। अगर शायद हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बुनियाद शुरुआत में आदर्शवाद पे नहीं टिकी होती और हम काश यथार्थवादी हो गए होते, तो आज चाइना के स्थान पे P5 में हिंदुस्तान की जगह होती, है ना। तो यहाँ पर आपको यथार्थवाद की प्रासंगिकता दिखेगी। आज आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि हिंसा को अपनाया जाए, वहाँ हिंसा का साथ लेता है। आज विश्व शक्ति बना हुआ है। विश्व शक्ति बनने की दूसरी पायदान पे चाइना खड़ा है। आज देखिए चाइना कितना अहिंसक है, नहीं है, मौका पड़ते ही वो हिंसा का सहारा ले लेता है। यथार्थवादी राजनीति यही कहती है, भाई जहाँ पर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो पूरी विश्व व्यवस्था को संचालित कर सके, वहाँ अराजकता होगी ही होगी। और जिस व्यवस्था के लिए अराजकता एक नियति हो, मतलब जिसे होना ही होना है, डेस्टाइंड हो, मीन्स इफ एनार्की इज to be destined at a particular piece of environment, particular kind of environment,
आप वहाँ सब कुछ दुरुस्त करने के बारे में नहीं सोच सकते। आप उल्टी गंगा बहाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो यथार्थवाद यही कहता है, यथार्थवाद शुरू से ही मान लेता है कि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि वो अराजक होगा, क्योंकि उसके अंदर डोमिनेंस का भाव होता है। क्या डोमिनेंस के भाव को कोई नकार सकता है? नहीं नकार सकता। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपना प्रभाव सामने वाले पर जमाएं किसी भी रूप में। भारत की वैश्विक नीति का जो प्रारंभिक चरण था वो बेसिकली आदर्शवादी था, जो यथार्थवाद के अगेंस्ट था। और आदर्शवाद का कुछ हमें विशेष फायदा नहीं मिला, है ना। नतीजा क्या हुआ? आगे चलकर इंदिरा जी ने भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद को शामिल किया। हम थोड़ा सा एग्रेसिव होना शुरू किए और फिर विश्व व्यवस्था में अपने स्तर पे हमारा डोमिनेंस शुरू हो गया। राष्ट्र राज्य संकल्पना वाला वही है ना कि भाई राष्ट्र के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी होती है, विश्व व्यवस्था में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, है ना। भाई एक देश के अंदर आप ये मानते हैं ना कि कुछ नहीं, चलो भारत के अंदर ही भारत सरकार सबसे शक्तिशाली है, तो इस तरह की एक सेंट्रल अथॉरिटी है ना। विश्व में क्या कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी है जो विश्व के भिन्न भिन्न देशों की सेंट्रल अथॉरिटी पे अपना वर्चस्व रखे? नहीं है। नहीं है तो सारे देश अपने हितों को कैसे साधेंगे? अपने यहाँ की केंद्रीय सत्ता को बुनियाद बनाकर। यथार्थवाद यही कहता है और ये सच्चाई भी है। विश्व में कौन सी सेंट्रल अथॉरिटी है जो विश्व के सभी देशों पर नकेल कसे? नहीं है। अब कोई कहे यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशंस की अमेरिका कहाँ सुनता है? ब्रिटेन कहाँ सुनता है? फ्रांस कहाँ सुनता है? समझ रहे मेरी बात? तो विश्व राजनीति के अध्ययन का जो यथार्थवादी सिद्धांत है, जो रियलिस्टिक थ्योरी है या जो रियलिज्म है, वो बेसिकली नैतिकता को तवज्जो नहीं देता। समझ रहे हैं? और इन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर मार्गेनथाउ कहता है, मतलब मार्गेनथाउ यथार्थवाद को लेकर 6 पॉइंट बताया है, 6 सिद्धांत दिया है। और वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की बुनियाद में हमें मानव स्वभाव को रखना चाहिए। दूसरी बात क्या कहता है? किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रीय हित ही सर्वोच्च होता है, यानी हर देश को वैश्विक राजनीति में अपना पक्ष रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को आधार बनाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तीसरी बात क्या कहता है मार्गेनथाउ? कोई भी देश शक्ति के द्वारा ही, पावर के द्वारा ही अपने हितों को साध सकता है। इसलिए हर देश को यह कोशिश करनी चाहिए कि विश्व में अधिक से अधिक वो शक्तिशाली बने, शक्ति स्थापित करे, है ना। और अपने अगले पॉइंट में मार्गेनथाउ कहता है कि राष्ट्रीय हित भी 2 तरह के होते हैं। कुछ सीमित संदर्भ वाले होते हैं और कुछ असीमित, या दूसरे अर्थों में कह लीजिए कि कुछ अस्थायी होते हैं और कुछ परिवर्तनशील, है ना। परिवर्तनशील का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आर्थिक निर्धारण, है ना। हमें किस देश के साथ संबंधों में जाने से हमारा आर्थिक फायदा होगा या सांस्कृतिक फायदा होगा, ये गतिशील हित हैं। और वो कहता है कि वास्तव में गतिशील हितों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नजरिया बदलते रहता है। तो और अगर संप्रभुता और सुरक्षा की बात करें तो ये स्थायी हित हैं, परमानेंट इंटरेस्ट हैं। तो इस तरह से वो देशों के इंटरेस्ट को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखता है। फिर कहा कि विश्व के सभी देशों के लिए नैतिकता का एक मानक हो ऐसा संभव नहीं है, यह मार्गेनथाउ कहता है। देयर इज नो नीड टू फॉलो द यूनिवर्सल पैरामीटर्स ऑफ मोरालिटी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। सभी देशों के लिए नैतिकता का एक मानक नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर है कि नैतिकता से बच के ही रहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, है ना। वो कहता है कि राज्य की नैतिकता,
व्यक्ति की नैतिकता से अलग होती है। राज्य की नैतिकता और व्यक्ति की नैतिकता एक सी नहीं हो सकती, है ना। कई दफा आपको लगेगा कि राजनीतिज्ञों का व्यवहार अनैतिक है। क्यों? क्योंकि आप व्यक्ति की नैतिकता की अवधारणा पर राजनीतिज्ञों की नैतिकता का आकलन करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अपनी जगह उनका व्यवहार नैतिक हो सकता है, आपकी जगह आपका व्यवहार नैतिक हो सकता है ना। और जो भी आपका पॉलिटिकल एरिया है, पॉलिटिकल डोमेन है, उसमें मार्गेंथाउ आप कह लीजिए ऑटोनॉमी को अधिक तरजीह देता है, स्वायत्ता को अधिक तरजीह देता है। क्लियर है? तो ये यथार्थवाद का सामान्य संदर्भ हुआ। इज इट ओके? नाउ टेक डाउन प्लीज। हेडिंग डालेंगे आइडियलिज्म। आइडियलिज्म। यथार्थवाद यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख उपागम है। हाँ, रियलिज्म, यस। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख उपागम है। जिसकी शुरुआत थ्यूसिडाइडिस की रचनाओं में देखी जा सकती है। Realism is an important theory to study the international politics, of which the references can be traced into the writings of Thucydides. आधुनिक युग में हॉब्स तथा मैकियावेली के विचारों ने आधुनिक युग में हॉब्स तथा मैकियावेली के विचारों ने यथार्थवाद को बढ़ावा दिया। In modern era, the thoughts of Thomas Hobbes, as well as Niccolo Machiavelli have contributed a lot in the development of the realistic theory to study the global politics. But the substantive contribution which was made in the field of realistic theory, is no doubt the contribution made by Morgenthau. In Hindi, let me repeat this. यथार्थवाद के विकास में हॉब्स तथा मैकियावेली के विचारों ने प्रमुख भूमिका निभाई। फिर भी आधुनिक युग में
आधुनिक युग में यथार्थवाद के विकास में सबसे व्यापक योगदान अगर किसी चिंतक का माना जा सकता है तो वो है मार्गेंथाउ। वो है मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ ने अपनी रचना मार्गेंथाउ ने अपनी रचना मार्गेंथाउ ने अपनी रचना पॉलिटिक्स एमंग द नेशंस पॉलिटिक्स एमंग द नेशंस में एमंग द नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी संदर्भ पर विशद रोशनी डाली है, व्यापक रोशनी डाली है। अमन देव थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी का पार्ट टेक्निकल ही होगा, है ना। और वर्तमान संदर्भ में मैं यही तो समझाने के दौरान आपको एग्जाम्पल बता रहा था, अमेरिका का एग्जाम्पल, पश्चिमी यूरोपीय देशों का एग्जाम्पल। मार्गेंथाउ मार्गेंथाउ in his writing Politics Amongst the Nations had explicitly mentioned had explicitly mentioned had explicitly mentioned about the theory of realism up to a greater length, about the theory of realism up to a greater length. Followings are the main elements of realism. यथार्थवाद के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। Followings are the main elements of realism. यथार्थवाद के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। जैसे पहला पहला यथार्थवाद मानव स्वभाव की नकारात्मक अवधारणा में विश्वास रखता है। यथार्थवाद मानव स्वभाव की नकारात्मक अवधारणा में विश्वास रखता है। अतः हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद के ऊपर अतः हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद के ऊपर हॉब्स तथा मैकियावेली जैसे विचारकों का प्रभाव दिखता है। मैकियावेली कहता है ना कि मनुष्य स्वभाव से ही दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। हॉब्स क्या कहता है? हॉब्स भी कहता है कि मनुष्य में नकारात्मकता के तत्व प्रबल होते हैं। यथार्थवाद भी इसी की बात करता है।
हॉब्स के अनुसार हॉब्स के अनुसार मनुष्यों में हॉब्स के अनुसार मनुष्यों में दो प्रमुख दुर्गुण होते हैं। दो प्रमुख दुर्गुण होते हैं। पहला स्वार्थपरता तथा दूसरा प्रभुत्व की लालसा। पहला स्वार्थपरता तथा दूसरा प्रभुत्व की लालसा। स्वार्थपरता की डिग्री सीमित होती है। स्वार्थपरता की डिग्री सीमित होती है, जबकि प्रभुत्व की लालसा की डिग्री बेहद व्यापक होती है। प्रभुत्व की लालसा ही प्रभुत्व की लालसा ही वैश्विक जगत में युद्ध तथा संघर्ष को जन्म देती है। प्रभुत्व की लालसा ही वैश्विक जगत में युद्ध तथा हिंसा को जन्म देती है। मार्गेनथाउ के अनुसार भी मार्गेनथाउ के अनुसार भी युद्ध का कारण मानव स्वभाव में ही निहित है। युद्ध का कारण मानव स्वभाव में ही निहित है। यस, फॉर माय इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स, टेक डाउन प्लीज। Followings are the main elements of realistic theory to study the international politics. For example, point number one. Point number one. The main basis of the main basis of realism to exist is the main basis of realism to exist is the bad elements of human behavior. The bad elements of human behavior. If we look into such hypothesis, we can easily get to know that this particular theory is having its ideological support from the thoughts of Thomas Hobbes as well as Niccolo Machiavelli. In the words of Thomas Hobbes, the two kinds of bad elements in human behavior are considerable. One, the selfishness,
and other the willingness of dominance, and other the willingness of dominance. Hobbes is of the opinion that the extent of selfishness in human behavior is limited in nature, while the extent of the willingness to have dominance is unlimited in nature. It should be noted that the latter is the main reason of, or the latter is the main reason behind the war or violence in global politics. The latter is the main reason behind. Latter means बाद वाला बोले तो willingness to have dominance, है ना, प्रभुत्व की लालसा. The latter is the main reason behind the war or dominance in global politics. Even Morgenthau is of the opinion that the main reason of war lies in human behavior. Second point for my Hindi medium friends, take down. मैं वही लिखवा रहा हूं जो आपको समझाया हूं. यथार्थवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजकतापूर्ण मानते हैं. यथार्थवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजकतापूर्ण मानते हैं. उनका कहना है कि हर देश के अंदर कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता जरूर होती है, जो देश की आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करती है. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती. लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो ही नहीं सकती. और इस व्यवस्था में अनिवार्य रूप से संघर्ष तथा अराजकता की स्थिति बनी रहती है. Yes, for my English medium friends, take down. Second point. According to realistic thinkers, the international system is
full of anarchy and chaos. The international system is full of anarchy and chaos. And the reason behind this is that in every nation state, one can easily find some central authority. To look after the national system. But international system is devoid of such central authority. But international system is devoid of such central authorities. Therefore, it is destined to be or it is destined to face means international system is destined to face anarchy and chaos. तीसरा बिंदु यथार्थवाद विश्व राजनीति में युद्ध की अनिवार्यता को स्वीकारते हुए यथार्थवाद विश्व राजनीति में युद्ध की अनिवार्यता को स्वीकारते हुए आत्मरक्षा के सिद्धांत में विश्वास रखता है। आत्मरक्षा के सिद्धांत में विश्वास रखता है तथा सभी देशों को यह प्रेरणा देता है कि आत्मरक्षा तथा सुरक्षा प्रत्येक देश की निजी जिम्मेदारी है, प्रत्येक देश का निजी दायित्व है। According to realistic theory, self-defense and self-security should be the chief goal for any nation state. Self-defense or self-security is the chief goal for any nation state. They should try their best, means the nation states should try their best to provide safeguards to their national security. Next point for my Hindi medium friends. यथार्थवाद के तहत क्योंकि आत्मरक्षा प्रत्येक देश की अपनी जिम्मेदारी है,
अतः प्रत्येक राज्य या प्रत्येक देश अपने लिए अधिक से अधिक शक्तियां संचित करे। मार्गेनथाउ कहता है मार्गेनथाउ कहता है कि विभिन्न देशों के लिए मार्गेनथाउ कहता है कि विभिन्न देशों के लिए शक्ति प्राप्त करना ही विभिन्न देशों के लिए शक्ति प्राप्त करना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य विषय है। Yes, for my English medium friends, take down. Since self-defense is the chief goal for every nation state, so they should try their best to acquire more and more power. They should try to acquire more and more power. In the words of Morgenthau, to acquire power is the chief subject of international politics. To acquire power is the main subject of international politics. नेक्स्ट पॉइंट, यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक संस्थानों के स्थान पर यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक संस्थाओं की तुलना में राष्ट्रीय अभिकर्ताओं को अधिक तवज्जो देता है। नेशनल एक्टर्स, राष्ट्रीय अभिकर्ताओं को अधिक तवज्जो देता है। कहने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कम महत्व देता है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस को अधिक महत्व देता है। यस, टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, टेक डाउन। In realistic theory, to study the international politics, national actors are given prevalence over the international institutions. National actors are given prevalence, I mean, you can say national institutions in the name of national actors. So, national actors are given prevalence, given preference over the international organizations and institutions. यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्रीय हित प्रत्येक देश के लिए सर्वमहत्वपूर्ण होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का माध्यम है।
राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का माध्यम है। Under realistic theory, under realistic theory, national interests are given the greatest preference. National interests are given the greatest preference. And international politics is simply considered as a medium to fulfill the national interest. A medium to fulfill the national interest. यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता से स्वतंत्र मानता है। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता से स्वतंत्र मानता है। In realism, it is believed that the international politics is independent of, or rather independent of, the international politics is independent of any kind of morality. The international politics is independent of any kind of morality. Change the paragraph and then take down. मार्गेनथाउ ने अपने यथार्थवाद को 6 सिद्धांतों के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। Morgenthau had tried to explain the theory of realism in terms of 6 different principles. फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या मानव स्वभाव के आधार पर की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या मानव स्वभाव के आधार पर की जा सकती है। मानव स्वभाव का दुर्गुण ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध का कारण बनता है। मानव स्वभाव का दुर्गुण ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध का कारण बनता है। Yes, for my English medium friends, take down point number 1. The international politics can be explained in terms of human behavior. The international politics can be explained in terms of human behavior. Morgenthau also believes that
The main reason behind the war to take place in global politics is basically the human behavior, the bad elements of human behavior. Second point, मार्गेनथाउ के यथार्थवाद में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च माना गया है। मार्गेनथाउ के यथार्थवाद में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च माना गया है। नेशनल इंटरेस्ट शुड बी गिवन प्राइमेसी। नेशनल इंटरेस्ट शुड बी गिवन प्राइमेसी in the realistic theory propounded by Morgenthau, explained by Morgenthau. थर्ड पॉइंट, मार्गेनथाउ कहता है कि प्रत्येक देश शक्ति के माध्यम से ही, प्रत्येक देश शक्ति के माध्यम से ही राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल विषय है। To get the national interest fulfilled, to get the national interest fulfilled, every state should try to acquire more and more power. Power acquisition is the main theme of international politics. Power acquisition is the main theme of international politics. मार्गेनथाउ के अनुसार दो प्रकार के राष्ट्रीय हित होते हैं। मार्गेनथाउ के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, मार्गेनथाउ के अनुसार किसी भी देश के राष्ट्रीय हित दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, हितों का ऐसा समूह जिसमें बदलाव नहीं हो सकता। हितों का ऐसा समूह जिसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता। इन्हें मार्गेनथाउ मार्मिक अथवा मौलिक हित कहता है, जैसे देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा इत्यादि। ये परमानेंट हित हैं, परमानेंट इंटरेस्ट हैं। जबकि कुछ ऐसे हित होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, जिनमें बदलाव लाया जा सकता है। जैसे आर्थिक विकास इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रत्येक देश का दूसरे देशों के साथ व्यवहार इन्हीं परिवर्तनशील हितों के आधार पर बदलता रहता है। इन्हीं परिवर्तनशील हितों के आधार पर बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए हमें लगा कि राफेल रूस की जगह फ्रांस से लें तो हमारे लिए फायदे का सौदा होगा, तो हमने फ्रांस से लेने का निर्णय ले लिया, है ना। तो आर्थिक हित को साधने के लिए, यानी परिवर्तनशील हितों को साधने के लिए समय दर समय अलग अलग देशों से हमारे संबंध बदलते रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यस, फॉर माय इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स, टेक डाउन। According to Morgenthau, there are two classes of national interest. There are two classes of national interest. First,
those interests which can't be changed. For example, the interest concerning the sovereignty and security of the country, while second category of interests are changeable in nature, changeable in nature, changeable or dynamic in nature. According to such second category of interest, a country's relationship with overseas states can be subject to change from time to time. Can be subject to change from time to time. Next point. Next point. The concept of universal morality cannot be applied in global politics. By taking inspiration from Niccolo Machiavelli, Morgenthau also comes to a conclusion that the morality of a state is different from the morality of citizens. सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू नहीं किया जा सकता। निकोली मैकियावेली से प्रभावित होकर मार्गेंथाउ भी इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि राज्य की नैतिकता तथा व्यक्ति की नैतिकता दोनों अलग अलग होती है। मार्गेंथाउ राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास रखता है। Morgenthau believes in autonomy of political arena. नव यथार्थवाद अथवा संरचनात्मक यथार्थवाद है ना। नव यथार्थवाद अथवा संरचनात्मक यथार्थवाद।
केनेथ वाल्ट्ज की संकल्पना है ये। कल यहीं से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।